हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। यही उमंग है, यही तरंग है। हम सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम जानेंगे कंस्ट्रक्टर का नया रूप, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। RAMETRIZED, पैरामीटराइज्ड NSTRUCTUR कंस्ट्रक्टर डॉट CPP। नया बना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम जानते थे कैसे काम करता था, सेम ही है, लेकिन पैरामीटराइज मतलब CONSTRUCTOR विथ PARI पैरामीटर लिस्ट PARIMETER कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर लिस्ट। तो जैसे हम कहते हैं INCLUD इंक्लूड, ओके, stdio.h studio.h करते हैं, INCLUD इंक्लूड CONIU.h INCLUD इंक्लूड DE इंक्लूड लगता है, इंक्लूड /INCLUD इंक्लूड IOSTREAM स्ट्रीम किया हमने। सबसे पहले क्लास बनाया, क्लास ABC, जैसा हम अभी तक बनाते आ रहे हैं। ABC क्लास बनाया। अब क्लास के अंदर कुछ लिखना होगा। क्लास के अंदर PRI प्राइवेट किया, और हमें पता है कि प्राइवेट नहीं भी लिखेंगे तो प्राइवेट ही होगा। तो अब इसमें बनाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बताऊंगा। क्या सिंपल इंटरेस्ट सही रहेगा? आई थिंक नहीं, सम के हिसाब से बताता हूँ। सम ठीक है। इंट देते हैं x, इंट देते हैं x और y। x और y दो इंटीजर है, प्राइवेट में है, और ठीक है। PUBLIC पब्लिक PUBLIC पब्लिक के अंदर जो होगा हमको बनाना पड़ेगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में हमको पता है कि जो क्लास का नेम होता है वही भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। तो हमने नाम डाल दिया। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर पैरामीटराइज है, तो इंट x और इंट y, मतलब ये होगा ही होगा, डिफाइन है कि दिस इज ट्रू, क्योंकि पैरामीटराइज है। BCA because of the CONSTRUCT कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बिकॉज ऑफ द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पहले हमने डिफाइन कर दिया कि x और y होगा, जो ये मतलब क्या करेगा, लेगा अंदर। और इसको हम दो तीन तरीके से हम डाल सकते हैं। सबसे पहले नॉर्मल तरीका हम देखते हैं। इंट x और इंट y सही होगा। एक्स वाई तो पहले से डिफाइन है हमने, तो एक्स वाई लिखना यहाँ पर सही नहीं होगा। एक सेकंड मुझे सोचने दीजिए। इसी पे पहले कर लेते, ठीक है। ए भी कर लेते हैं। अभी इसके अंदर का हम बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, अभी मैं बताऊंगा कब लिखना है। फिर void void show w void show कंस्ट्रक्टर में SHOW शो बनाएंगे, COUT cout, और यहाँ STD, और ये रहा सही है, सब सही है। cout मैंने किया, एंड एंटर द
फर्स्ट एंड सेकेंड MBR नंबर ऑफ द SUM। हमने ये लगाने भूल गया था सेमी कोटेशन मार्क, तो कोटेशन मार्क लगा देंगे क्योंकि कोटेशन मार्क ही स्ट्रिंग को प्रिंट करने में मदद करता है। ओके, तो यहाँ पर हो गया। और STD करेंगे, वर्ड शो करना, ठीक है STD। और यहाँ देंगे COUT, सी आउट देंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे A हाँ सही रहेगा। तो वर्ड शो में हम लिखेंगे x प्लस वाई लिखेंगे। डन, यस, x प्लस वाई, ठीक है। अब हमको यहाँ पर जो लिखना था, अब वो लिखने का वक्त आ चुका है कि यहाँ पर हम लिखने वाले हैं x इज इक्वल टू a, जो भी a में आएगा उसको x में डाल दीजिए, और y में b में जो भी आएगा वो y में डाल दीजिए। मतलब जो a में आएगा वो x में जाएगा, b में आएगा y में जाएगा, और यहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा। और ये हमारे यहाँ पर होता है क्लास ख़त्म, और इसलिए क्लास के बाद सेमीकोलन लगा दें हमने। और हम देंगे int मेन, ऑब्जेक्ट बनाएंगे ABC OBJ। ओके, तो अभी लिखा ऑब्जेक्ट हो गया OBJ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था, तो हमको खाली ऑब्जेक्ट डॉट शो को बुलाना होगा। और रिटर्न टाइप RE, रिटर्न 0 देना है। सही है। एक और रन करवा के देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है। ABC की बात हो रही है, क्लास ABC PRIVT प्राइवेट CONISTT स्ट्रीम पैरामीटराइज्ड एंटर फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कैंडिडेट एक्सपेक्ट 1 आर्गुमेंट 0 प्रोवाइडेड। और एक आर्गुमेंट होना चाहिए था लेकिन 0 प्रोवाइडेड हुआ। ओके 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 ओके। यहाँ मैंने आर्ग्यूमेंट दिया ही नहीं, A और B का वैल्यू नहीं दिया, इसलिए ऐसा हो गया। सही। इंट नहीं ऑब्जेक्ट, ओके ओके ओके, ऑब्जेक्ट में हमको डालना है कुछ, तो ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो वैल्यू हमको देना ही पड़ेगा। जैसे मैं 20 दिया और 30, तो 20 30 जैसे देंगे, ये ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऑब्जेक्ट बनाते ही इसमें पहला A 20 आ जाएगा, दूसरा 30 आ जाएगा। सेव कर लिया और आगे मैं रन किया और ये आ गया। एंटर द 1 and 2 नंबर द सम इज इक्वल टू 50। एंटर द 1 नंबर सम, और मेरे शो में मतलब 50 कर दिया मैंने। ओके, द sum of two number is, the sum of two number is। हमको ये भी बताना चाहिए कि STD, ये COUT सी आउट और X सही है, इज इक्वल टू, और X का वैल्यू आ गया, फिर STD और END LNDL, फिर न्यू लाइन पे होगा Y नहीं लिखा,
y इज इक्वल टू, और यहाँ पर हो जाएगा y और एस टी डी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ई एन डी एल एंड ये लीजिए हो गया हमारा x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 30 और एंटर द सम, सॉरी एंटर हटा देते हैं और डी को फुल फॉर्म कर देते हैं, द सम ऑफ टू नंबर इज 50। बिल्कुल सही है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पहले हमने बता दिया कि दो आएगा, इंट और बी, ए होगा और ये बी होगा, और x इज इक्वल टू ए होगा और y इज इक्वल टू बी होगा, और x मतलब a का मतलब है यहाँ से ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से दिया इसको a और इसको दिया b को मतलब 30 दिया b को, और b ने दिया y को। क्योंकि हम ये प्राइवेट है तो प्राइवेट से डायरेक्ट तो कनेक्शन कर नहीं सकते, तो हमें पहले क्लास के अंदर आएगा पब्लिक के अंदर हमने जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था उसका हम इस्तेमाल करके उसमें डालेंगे सब। तो यहाँ से तो ऐसे हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक और तरीका है इसमें करने का, और वो है मैं 20, 30 और 10, 10 के लिए बनाता हूँ। तो उसके लिए मुझे करना होगा सी इन नहीं, पहले इंटीजर डिफाइन करने पड़ेगा। हमने ए बी कर लिया था और एक्स वाई कर लिया था, तो पी क्यू कर लेते हैं। पी इज इक्वल टू 10 एंड क्यू इज इक्वल टू, देखिए पी इज इक्वल टू 10 और क्यू इज इक्वल टू 10 कर दिया, और मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। ये पूरा कमेंट बन चुका है। अब मैंने ए बी सी ओ बी जे को बुलाया है कि पी देकर जाओ और क्यू देकर जाओ, देखते हैं क्या होता है। ओ बी जे ओ बी जे ओ बी जे क्या लिखा है यहाँ पर, बिफोर ओ बी जे, यह सेमीकोलन देने छूट गया था, कोई बात नहीं। अब देखना 20 आ गया। द सम ऑफ टू नंबर इज 20, ये देखिए आ चुका सम ऑफ टू नंबर इज 20। मतलब हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और एक और तरीका इसको डिफाइन करने का वो मैं भी आपको बताता हूँ करके। इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। अब मैं देता हूँ एंटर इंट पी और क्यू, हम खुद भी मतलब इसमें एंटर करवा सकते हैं पी क्यू बिना उसके किए। हाँ सी एन एस टी डी ने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सी ओ यू टी सी आउट पी इज इक्वल टू एस टी डी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और यहाँ पर आएगा ई एन डी एल एंड ऑफ लाइन, फिर एस टी डी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सी इन, और यहाँ पर आ जाएगा पी, और यही दोबारा से आना है तो इसी को पिक करके यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू 10, और यहाँ मैं दे देता क्यू। अब देखना ये हमसे मांगेगा कि पी का वैल्यू दो, क्यू का वैल्यू दो। ऑब्जेक्ट डॉट शो पर आया, क्या लिखा है कि नॉट डिक्लेयर्ड, ओके ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया। ओके यस ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कहाँ किया, ऑब्जेक्ट तो मैंने हटा दिया डिक्लेयर करके। तो पी क्यू इसको मैं ऑन कर इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है जो घातक नज़र आती है, तो मैंने किया, अब देखने चलेगा। पी इज इक्वल टू मांग रहे हैं मुझे, एंडल सॉरी बाद में दे दिया, कोई बात नहीं। एंजल मैं देता हूँ 16 करता हूँ, ठीक है 16 देता हूँ, और क्यू का वैल्यू देता हूँ 14, 30 आना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा द सम ऑफ 16, एक्स का वैल्यू 16 है, वाई का वैल्यू 14 है, तो द सम ऑफ टू नंबर इज 30।
देखिए 2 नंबर यहाँ पर, सम 2 नंबर 30 आ चुका है। अब हम ये तो जान चुके कि मतलब कैसे इसको किया जाता है। मैंने 3 तरीके बता दिए कि एंटर, स्कोप रेजोल्यूशन मतलब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में एंटर कैसे कर दिया जाता है। क्या कोई और भी तरीका है? एक सेकेंड। इसमें देखिए आपको एक प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी। ये प्रॉब्लम कह सकते हैं या उसको कह सकते हैं कि एक तरीके से थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि यहाँ पर हम डिफ़ाइन कर रहे हैं पी क्यू का वैल्यू फिर यहाँ जा रहा है। इंट भी डिफ़ाइन कर रहे हैं ए और बी। अब इंट जो है वैल्यू फिर एक्स में स्टोर कर रहा है, फिर एक्स में स्टोर करके फिर यहाँ पर आ रहा है कि एक्स का वैल्यू यही है, हर एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये है। ठीक है, पहले इसको मैं हटा देता हूँ, इसको ठीक कर देता हूँ। इसको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसको कट कर देते हैं और इसको सी आउट के सामने लिख देंगे। ठीक है, सही है। और यहाँ पर इसको हटा देते हैं। अब मैं करना चाहूँगा कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और रुको, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और ये सेकंड बनाया और ये सेकंड। ओके, सी पी पे डाला ही नहीं लास्ट में, डॉट सी पी, लेकिन पहले से तो ये दूसरा होना चाहिए, दूसरा सी पी पी। पहले में हम रहने देते हैं, पहले से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। मैं दूसरे में जाकर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब सेम टू सेम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको रन करवा रहा हूँ, तो मुझसे पूछा है पी का वैल्यू दीजिए। मैं पी का वैल्यू 50 दे रहा हूँ। क्यू का वैल्यू दीजिए, मैं क्यू का वैल्यू 30 दे रहा हूँ। 50 30 80 होता है। तो यहाँ पर द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 80 यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर क्या हो कि अगर हम यहाँ पर एक्स ही लिखें और यहाँ पर हम डिक्लेयर करके हाँ वाई हम एक और इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ पर एक्स कर दें और हम यहाँ पर वाई कर दें, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से जो हमने दिया है, यहाँ से सीन पी करके ये एक्स में जाए और एक्स जाकर यहाँ पर हो जाए, एक्स यहाँ पर हो जाए और इससे जाकर यहाँ पर प्रिंट हो जाए एक्स वाई करके। हम करके देखते हैं कि क्या ये होता है कि नहीं, मुमकिन है कि नहीं है। तो हमने करके देखा, तो पी का वैल्यू मांग रहा है जैसे मांगना चाहिए पी, और यहाँ पर फिर मैंने दिया इसको पी 30। तो ये देखिए गार्बेज वैल्यू आ जा रहा है कि एक्स का वैल्यू बोला कि एक्स का वैल्यू इतना है और वाई का वैल्यू इतना है। तो मतलब कि ऐसा हो रहा है कि हम तो उसको दे रहे हैं यहाँ से कि p का वैल्यू मैंने उसको दिया 50, p का वैल्यू जैसे 50 दिया और यहाँ से p ऑब्जेक्ट जो बनाया था वो सीधे जाकर यहाँ पर आया। बोला ऑब्जेक्ट बनाया सर जी, ऑब्जेक्ट बनाया सर जी, जो कंस्ट्रक्टर है सबसे पहला उसको फायर किया जाए। कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था उसके पास गया और बोला कि इंटीजर टाइप है एक्स में। तो इस इंटीजर टाइप एक्स ने कहा कि हाँ मैं ले सकता हूँ, मैं एंटर कर सकता हूँ अपने अंदर। तो इसने स्टोर कर लिया, इंट एक्स ने स्टोर कर लिया 50 को, और फिर ये 30 गया तो 30 को वाई ने स्टोर कर लिया, क्योंकि दोनों इंट वैल्यू थे, दोनों सेम वो थे, मतलब कि डाटा टाइप थे। तो इंट यहाँ पर 50 हो गया, इसमें 50 हो गया, इसमें हो गया 30, 50 30। फिर यहाँ पर आया x इज इक्वल टू एक्स, तो बोला x इज इक्वल टू एक्स। इस चीज़ को देखते ही सी को लगा कि what is this? It looks easy but not, क्योंकि देखिए गार्बेज वैल्यू आ रहा है। तो गार्बेज वैल्यू कहाँ से आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि अगर ऐसा होता कि अगर यहाँ पर आता, यहाँ पर 50 आ जाता और यहाँ पर 30 आ जाता, तो यहाँ पर 50 आता, यहाँ पर 30 आ जाता, तो अगर ये सही होता, ये राइट होता, तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली प्रिंट करना चाहिए था कि 80, यहाँ पर वैल्यू 80 प्रिंट हो जाता है इसकी तरह 80 वैल्यू प्रिंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 80 वैल्यू नहीं प्रिंट हो, गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुआ। तो इस चीज़ से हमको ये पता चलता है कि इट्स PRINTING
नॉट FROM फ्रॉम दिस PART, ये यहाँ से प्रिंट हो ही नहीं रहा है, ये XY इसी में रह जा रहा है, मतलब इस जो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर ही XY का वैल्यू रह जा रहा है, इसे बाहर नहीं, यहाँ इसके पास जा ही नहीं रहा। अगर इसके पास गया है नहीं XY का वैल्यू, तो यहाँ पर जो भी x का वैल्यू हम जो दे रहे हैं यहाँ पर, ये x का वैल्यू, ये तो गार्बेज वैल्यू है, y का वैल्यू गार्बेज वैल्यू है, जो सिस्टम के पास पहले से स्टोर है वो है। हम तो इसके साथ छेड़छाड़ कर नहीं रहे, मतलब हम तो इसके साथ कुछ भी इसको दे नहीं रहे कि तुम ये मानो कि ये मानो कि ये 50 है, क्योंकि इसको तो हमने कुछ दिया ही नहीं ना, ये तो बिल्कुल खाली है यहाँ पर। इंट जैसे हम बनाते हैं, इंट का मतलब होता है, अगर इंट मैंने प्रिंट करवाऊंगा इंट x इंटू वाई, अगर लिखकर मैं इंट को खाली ऐसे प्रिंट करवा दूंगा तो बोलेगा कि आपके पास तो कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं प्रिंट क्या करूँ। या ये प्रिंट कर देगा कि वैल्यू तो है लेकिन ऐसी वैल्यू है जिसमें आपको पता नहीं चलेगा, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। और ये देखिए 19/8 ये है ना, एक और बार करके मैं दिखाता हूँ इस चीज़ को। हाँ ठीक है, p मांगा तो मैंने दिया 50 जैसे दिया था, और इसको मैंने 30 दिया, और ये रहा 16। सेम टू सेम वैल्यू आया, सेम टू सेम वैल्यू आया कि 2 नंबर का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर फिर से मैं अगर मैं करना चाहूँ, मैं करूँगा फिर से 80 इस बार ले लेता, 80 फिर लेता, 30 ले लेता, 110 आ जाना चाहिए, लेकिन सेम टू सेम वैल्यू आ रहा है, वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है। ओके कोई बात नहीं। तो इसका मतलब कि ऐसा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से इस प्राइवेट के अंदर हमारा इंटीजर जा नहीं पा रहा है। और इसके लिए इस्तेमाल होता है जब भी ऐसा वैल्यू आता है, सेम COMES comes when this happens, जब ये होता है तब क्या आता है, जब ये होता है तो दिस KEYWORD कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। व्हेन दिस हैपन, दिस कीवर्ड इज USED, और ये कहाँ यूज़ होता है दिस कीवर्ड यहाँ पर यूज़ होता है, THIS दिस, और इसके साथ इस्तेमाल होता है ये इस कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ये मतलब ये बता रहा है कि ये जो x है ये इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का पार्ट नहीं है। ये जो x है ये प्राइवेट के x का पार्ट है, और ये जो y है ये प्राइवेट के y का पार्ट है। और अगर ये सही है मेरा, तो अगर मैं देखिए प्रिंट करवाने की कोशिश करूँगा, मैंने बोला 50, इसने फिर से पूछा, मैंने बोला 40, Q=40, तो देखिए 90 दे रहा है। तो ये जो ये कंस्ट्रक्टर है, ये जो है ये दिस THIS दिस HEL helps in METRIZED parameterize UNSTRUCTOR parameterized constructor to put the VAL value in the PRIVAT private part, private function जो कि इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के ऊपर है, मतलब सुपर सेट है। ये तो चाइल्ड फंक्शन है, ये तो चाइल्ड फंक्शन है इसका क्लास का, प्राइवेट का, तो ये चाइल्ड फंक्शन है ना। तो ये चाइल्ड पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है कि हाँ एक्स है, लेकिन पेरेंट को बता नहीं पा रहा है। अगर पेरेंट को बताना है तो दिस कीवर्ड का हमको इस्तेमाल यहाँ पर करना होगा उस चीज़ को बताने के लिए। तो फिर चाहे हम ये करें द सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ हम कर दें P प्लस Q, द सम ऑफ P प्लस Q
ऐसा मैं कर दूँ यहाँ पर, तो एक्स का वैल्यू आ जाता है, वाई का वैल्यू हो जाता है, द सम ऑफ पी प्लस क्यू भी आ जाएगा, पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। देखिएगा क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल। पी का वैल्यू दिया मैंने 80, क्यू का वैल्यू दिया मैंने 20। क्या है, पी का वैल्यू है 80-20, एक्स और वाई का वैल्यू 80-20, एंड द सम ऑफ पी एंड क्यू एंड एक्स एंड वाई इज 100। तो इसका इस्तेमाल हुआ दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करके। तो हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये THIS, दिस KUI, दिस कीवर्ड। और फिर से हम इसको रन करवाते हैं कि ये देखिए रन हो गया। अब मांग रहा है, मैंने इसको दिया 24 दे दिया, और यहाँ मैंने 26 दिया, और यहाँ पर प्रिंट कर दिया इसने, जो कि हम चाहते थे। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग, थैंक यू गाइस फॉर लर्निंग, कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय। Please do like, share and subscribe and comment on this video to support this channel and to make it grow and make the world a better place. Thank you guys.